गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ले लिए थे। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे आज हम ना, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है गैल्वेनिक सेल का। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का मतलब हम लोग गैल्वेनिक सेल के कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए क्या होगा, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चार्ज अगर रहेंगे डिफरेंट, जैसे Fe से Fe+2 है, Fe से Fe+3 है, तो Fe+2 से Fe+3 में क्या रिलेशनशिप होगा उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एंट्रोपी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, सब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का, सबसे पहला चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क डन बाई सेल। सबसे पहले हम लोग वर्क डन बाई सेल कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन बाई सेल, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको नस्ट इक्वेशन का जब डेरिवेशन करवाया था, वहां पे मैंने वर्क डन बाई सेल कैलकुलेट करवाया था आपसे। सेल का वर्क डन का मीनिंग क्या है? जो सेल है अपने पास, वो सेल वर्क करने का मतलब कौन सा वर्क करेगा? सेल हमारे लिए इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? चार्ज इंटू पोटेंशियल से। तो आपको सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्लो हो रहा है वो पता चल जाए, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेल का, कितने ई नॉट सेल मतलब कितने पे वो काम कर रहा है सेल, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग उस सेल का वर्क निकाल सकते हैं। ये हमने नस्ट इक्वेशन में ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था। तो वर्क डन बाई सेल का मतलब क्या है हमारे लिए? जो भी वर्क डन बाई सेल होता है, वर्क डन बाई सेल, ये बेसिकली ये टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, है ना। तो आप फॉर्मूलों पे बस ध्यान रखिएगा, याद फॉर्मूले ध्यान में रहेंगे तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे। वर्क डन बाय सेल का मतलब ही हो गया हमारे लिए कौन सा वर्क सेल करता है? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। सेल कौन सा वर्क करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क करता है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया आपको। और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल का जो इलेक्ट्रिकल वर्क है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा है, क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये हमने फिजिक्स से फॉर्मूला पढ़ा है। अब सेल में चार्ज और पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या जैसे हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल को बनाया था, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? चार्ज का फ्लो होना। और पोटेंशियल मतलब किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे वो काम सेल हमारा कर रहा है, किस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो वर्किंग हो रही है उसकी। जैसे हम लोगों ने जिंक और कॉपर का जो सेल बनाया, उसका कितना आया था? 1.1 वोल्ट आ रहा था, है ना। अब वो वर्किंग के दौरान धीरे धीरे क्या होगा, उसका 1.1 से सेल पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। और चार्ज कितना फ्लो हो रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 फैराडे चार्ज। तो अगर हम लोगों ने मान लिया लेट n फैराडे, ये ऑलरेडी मैंने डिराइव कराया है, इसलिए ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं जा रहा हूं, नेक्स्ट इक्वेशन में हमने डिराइव किया था इसे। लेट n फैराडे ऑफ चार्ज, n फैराडे ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग through the cell, is flowing through the cell having potential difference E volt, having potential difference E volt। तो n फैराडे ऑफ चार्ज अगर मान लिया जाए कि फ्लो हो रहा है सेल के थ्रू हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस E वोल्ट, देन W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जो सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, W इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू, चार्ज की जगह पे कितना लिखोगे? n फैराडे। चार्ज का मतलब n फैराडे का चार्ज आ रहा है, फैराडे को एक सिंबल बताया था मैंने। n फैराडे ये हो गया चार्ज इंटू वोल्टेज कितना? कैपिटल E। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना? कैपिटल E। तो W इलेक्ट्रिकल कितना हो गया? NFE। तो अगर मुझे W सेल पूछ ले, W सेल का कितना है, तो W सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? NFE। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था, है ना। तो सेल के वर्क का फॉर्मूला होता है NFE। आपको N मतलब चार्ज पता रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, F मतलब फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96500, है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फैराडे की वैल्यू,
ये हमने किया था डायरेक्ट। ई का मतलब क्या है, कितना पोटेंशियल है, ये आपको ई सेल लिख देते हैं इसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में क्या रहेगा, हमें निकालना पड़ेगा। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके ई सेल निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू सेल निकालने का फॉर्मूला एन एफ ई सेल। अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्क पूछ लेता है कि मैक्सिमम वर्क बताइए, तो मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल अगर कभी बोल दे बेटा, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, कि कोई सेल मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है। तो जब मार्केट से हम नया सेल खरीद के लाते हैं तो उस समय सेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, ई नॉट। कितना रहता है स्टार्टिंग में, ई नॉट। और वो धीरे धीरे ड्यूरिंग द, जैसे आप काम कर रहे हैं उसको, तो कंज्यूम होते होते ई सेल में कन्वर्ट होता जाता है, धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर मैक्सिमम वर्क कभी पूछे सेल का, तो मैक्सिमम वर्क डन बाई सेल जो होगा आपका डब्ल्यू मैक्स, अगर कभी डब्ल्यू मैक्स पूछ ले तो डब्ल्यू मैक्सिमम बेटा एन एफ, बस ई सेल की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, नया नया सेल जब आपने लिया है तो ई नॉट सेल हो जाएगा आपका। तो बस डब्ल्यू मैक्स निकालने के लिए आपको एन एफ ई नॉट सेल कर देना है। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखिए। कभी आपसे किसी भी टाइम पे उसका वर्क पूछे तो डब्ल्यू निकालने का तरीका एन एफ ई सेल होगा। ई सेल नस्ट इक्वेशन हमने निकालना सीखा ही है। और अगर मैक्सिमम वर्क पूछेगा तो एन एफ ई नॉट सेल करना होगा, जो स्टार्टिंग में हमें ई नॉट उसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर था वर्क डन बाई सेल। तो सिंपल तरीका है वर्क डन बाई सेल का, दो फॉर्मूला, इनको ध्यान रखना है। चलो सेकंड हम लोग जो देखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी। वो भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, जिसमें डेल्टा जी क्या हो जाता था बेटा, माइनस का साइन लग जाता था इसके आगे। नस्ट इक्वेशन को एक बार जाके नोट्स खोल के और नस्ट इक्वेशन में एक बार दोबारा आप देख लीजिए, ये दोनों चीजें, पहला वर्क डन भी मैंने निकल रखा है और आज गई, चलो ठीक। तो पहला हम लोगों ने निकालना सीखा था, रुक रहा है, तो हम लोगों ने पहला वर्क डन निकालना देखा कि वर्क डन बाई सेल कैसे निकालते हैं। सेकंड पॉइंट पे आओगे, सेकंड जो हमें पैरामीटर निकालना है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है ना, या एंड स्पॉन्टेनिटी भी बोल देते हैं इसे, एंड स्पॉन्टेनिटी। ये दो चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया था। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज मतलब क्या बेटा, डेल्टा जी निकालना है, और डेल्टा जी मैंने बताया था डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है डेट इज इक्वल टू द यूजफुल वर्क डन बाय सेल। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय सेल। तो ये भी नस्ट इक्वेशन में मैंने बताया था आपको। तो हमें पता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू आपका होता है बेटा यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। कोई सिस्टम कितना यूजफुल वर्क करता है वही हमारा डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है। ये ऑलरेडी नेक्स्ट इक्वेशन में ये भी डिस्कस्ड है। और डिक्रीज बोल रहा है तो डिक्रीज की वजह से बेटा माइनस का साइन लगा देते हैं, और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम हमारे लिए क्या है, सेल, और सेल कितना यूजफुल वर्क कर रहा है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, डब्ल्यू सेल के इक्वल है ना। तो ये हमने भी पहले भी देखा था। तो यहां से अगर आपसे कभी पूछ ले कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सेल का निकालिए, तो डेल्टा जी, अगर सेल का आपसे पूछता है तो डेल्टा जी ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। और अभी हमने डब्ल्यू का फॉर्मूला निकाला था, तो दैट विल बी माइनस एन एफ ई सेल। तो आपसे ये डेल्टा जी इस तरीके से निकलवा सकता है। तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में हमने देखा ही था डेल्टा जी का फॉर्मूला। तो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय सेल, डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। और आपसे कभी डेल्टा जी नॉट सेल का भी पूछ लेता है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट सेल का। तो डेल्टा जी नॉट आप लगा दोगे तो ई सेल की जगह पे भी केवल क्या लगा दोगे, ई नॉट सेल कर देंगे हम लोग, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये भी डेल्टा जी के लिए भी दो फॉर्मूले अपने पास हो गए, ठीक है।
तो इन दोनों को भी ध्यान रखना डेल्टा जी का। इसको तो अभी मैं यूज करा के दिखाऊंगा, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल और उसके आयन मौजूद होते हैं तो कैसे उनमें रिलेशनशिप को निकाला जाता है। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखिए, डेल्टा जी सेल निकालने का मतलब माइनस डब्ल्यू के बराबर कर देना है, मतलब माइनस एनएफ। जो मतलब वर्क कैलकुलेट करोगे उसी वर्क के आगे माइनस का साइन लगाते ही क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी। और जो मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करोगे उसके आगे माइनस का साइन लगाते ही क्या मिल जाता है, डेल्टा जी नॉट सेल। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी है। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। और स्पॉन्टेनिटी की अगर बात कर लिया जाए, स्पॉन्टेनिटी से क्या मीनिंग है, तो ये भी ऑलरेडी मैंने बताया है ना। ये हमारे लिए पहला पैरामीटर वर्क डन और दूसरा पैरामीटर दोनों नेक्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल मैंने अलग से लिया है, तो इसीलिए मैं इसमें भी इन पॉइंट को दे दे रहा हूं आपको ताकि ध्यान में आ जाए। स्पॉन्टेनिटी की बात करो तो कोई सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा बेटा, कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। और डेल्टा जी को निगेटिव होने के लिए, इस वैल्यू को निगेटिव होने के लिए, ये निगेटिव तभी हो सकता है, एन तो निगेटिव हो नहीं सकता, एफ निगेटिव हो नहीं सकता, और ये वैल्यू निगेटिव होने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन यही है, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन केवल तभी स्पॉन्टेनियस हो सकती है व्हेन डेल्टा जी विल बी लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या हो आपका, जीरो से छोटा होना चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स में ही देखना है, डेल्टा जी जब जीरो से छोटा होता है तो प्रोसेस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था जो गैल्वेनिक सेल है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है आपका केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में। सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। और डेल्टा जी अगर आपका जीरो से छोटा करना है बेटा, इसको निगेटिव करना है, तो ई सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये मस्ट कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम लोग ई सेल कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन से, तो ई सेल अगर निगेटिव आ जाता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि पोलरिटी को चेंज करो या ये सेल काम नहीं करेगा। ई सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो पैरामीटर थे, पहला था वर्क और दूसरा था गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये ऑलरेडी देखा हुआ था, तो ये सिंपल पैरामीटर थे। चलो थर्ड पैरामीटर पे आते हैं हम लोग। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपने पास, थर्ड पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पैरामीटर में हम लोग देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना। ठीक है ना, तो थर्ड पैरामीटर डाल लेते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, ऑफ द सेल रिएक्शन taking place inside galvanic cell। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है सेल रिएक्शन का जो गैल्वेनिक सेल के अंदर आपका हो रहा है। क्या मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग रिएक्शन निकाल ही रहे हैं, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जब आएगी तो जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम। अब सेल रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगी उसको जरा सा समझते हैं पहले। तो हमने जो सेल कंस्ट्रक्ट किया था बेटा, Zn सॉलिड ऑब्लिक, जो सेल लिया था उसी पे समझा रहा हूं मैं, ZnSO4 एक्वस। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन आपका CuSO4 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड, ये सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया था। इस साइड वाला टर्म, ये वाला पोर्शन कैसा है हमारे लिए, एनोड हाफ सेल है। ये वाला क्या है आपका, एनोड हाफ सेल। देखना ध्यान से, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले बता रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, खूब क्वेश्चंस इसके ऊपर मिलते हैं, तो इसे समझ लो। फाइनली तो जो फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा वो फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए। क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, किसी सेल रिएक्शन का, उसे समझा रहा हूं मैं। तो आप अगर ये सेल लेकर चले हम लोग, तो ये आपका एनोड हाफ सेल है और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, कैथोड हाफ सेल है बेटा। ठीक है, देखो एनोड हाफ सेल पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन।
एनोड ऑफ सेल पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ पता ही रहता है, ई नॉट ओपी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है इसका, यहाँ पे ई नॉट ओपी कितना होता है, इसकी वैल्यू बेटा Zn से Zn+2 का ई नॉट ओपी मैंने आपको बताया, याद नहीं रखना है, प्रॉब्लम में गिवन होगा। इसकी वैल्यू अब मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट का 0+0.76 वोल्ट होता है। और एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन का बढ़ना कि कम होना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, Zn विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn+2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका क्या होगा, लगातार इंक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयन लगातार क्या होता है, एनोड वाले एनोडिक चैम्बर में है ना, एनोडिक कंपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका बढ़ता जाता है ना। अब यहीं से लिंक करूंगा मैं, देखो कैथोड हाफ सेल पे आपके लिए क्या होगा, रिडक्शन। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमें पता हो तो ये होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, है ना। ये देखो ये हाइड्रोजन के ऊपर था जिसका माइनस 0.76 होना चाहिए था रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस होता है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बेटा, प्लस का 0.34 वोल्ट। ये आपका कैथोड हाफ सेल है, ठीक है। और कैथोड हाफ सेल पे होगा क्या, रिडक्शन। क्या होने वाला है, रिडक्शन। और रिडक्शन होने का मतलब क्या होगा कि Cu+2 विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगा, कम। अब एक चीज अगर आपको याद हो, जब हाफ सेल हमने पढ़ा था तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओपी माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये फॉर्मूला था अगर याद हो तो, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो जाता था, यहाँ आरपी, यहाँ भी आरपी हो जा रहा था, यहाँ पे बस माइनस का क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा बेटा, कम होगा। यहाँ से देखो इसको जो ई नॉट आरपी लिखा है ना, अगर इसका मैं इसको भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दूं ई नॉट ओपी, तो इसका ई नॉट ओपी कितना हो जाएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट हो जाएगा, है ना। माइनस का 0.34 वोल्ट हो जाएगा। यहां से देखो अगर मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाया, ये पहले भी लिखवाया मैंने, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन को आप बढ़ाओगे तो ये लॉग वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें से माइनस हो रहा है, मतलब ईओपी उतना ही क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन को आपने कम किया, कंसंट्रेशन ऑफ आयन को आपने कम किया, तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप ये वैल्यू कम करते जाओगे तो इसमें से माइनस होने वाली वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो ईओपी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहां से देखो कैसे मैं लिंक कर रहा हूं, इसका भी मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिख दिया, प्लस का 0.76, कैथोड हाफ सेल का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया, माइनस का 0.34। अब देखो एनोड हाफ सेल जो है, एनोड हाफ सेल का आपका प्लस का 0.76 है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड हाफ सेल का आपका माइनस का 0.34 है। तो एक वैल्यू आपकी इतनी ऊपर है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपकी इतनी नीचे है ना, या इधर से ले लो, चलो ये आपका एनोड हाफ सेल है, कैथोड। एनोड हाफ सेल का कितना है, प्लस का 0.76 और दूसरा कितना है, माइनस का 0.34। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहा है, इसी की वजह से, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। अब क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगा, बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ने से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो जो 0.676 पे वैल्यू है वो धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने से कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ने से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब आयन का कंसंट्रेशन कम होना, आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो ईओपी उसका बढ़ेगा। तो जो माइनस 0.34 पे ईओपी है, देखो एक वैल्यू एनोड वाली धीरे धीरे कम हो रही है और नीचे वाली बढ़ती जा रही है, कभी ना कभी तो दोनों बराबर पे आ जाएंगे, और जब दोनों एक बराबर लेवल पे आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, एनोड वाली वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, कैथोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब दोनों का ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, मतलब ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बिकम इक्वल टू
ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और जब दोनों का बेटा ई नॉट ओपी बराबर हो गया तो उस समय ई सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, 0, मतलब हमारा सेल क्या हो गया, काम करना बंद कर देगा। और सेल अगर काम करना बंद कर दिया है तो प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रुक गई है, लेकिन रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम की रुकती नहीं है, वो अभी भी फॉरवर्ड में जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है, बट देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। तो इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब एनोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा और कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में ई सेल 0, और वही हमारी कंडीशन ऑफ क्या होती है, इक्विलिब्रियम होती है। तो आई होप कि समझ में आ गया। अब जो मैंने समझाया आपको उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, है ना। when cell starts working, when cell start working due to increase in concentration of ion, when cell starts working, जब सेल आपका, जैसे हमने जिंक के टर्मिनल को कॉपर के टर्मिनल से जोड़ा, सेल काम करना शुरू कर देगा, और सेल काम करना शुरू करते ही क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा जिससे कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ने से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो एनोड वाले में तो कम होगा, और कैथोड हाफ सेल पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब आयन का कंसंट्रेशन कम, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद बढ़ेगा। तो व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of ion when cell starts working due to increase in concentration of ion in कौन से पोर्शन में होगा बेटा, एनोइटिक कंपार्टमेंट, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोड वाले पार्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपका बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीजेज, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, व्हाइल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इंक्रीजेज, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, बढ़ेगा, इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन एनोड वाले में तो क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगातार आपका आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से कम होगा, while oxidation potential of cathode increases and finally both becomes equal, और फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे आपका, बराबर हो जाएंगे। दोनों के बराबर होने का मतलब क्या है, डेट इज ई सेल बिकम्स 0, दोनों के बराबर होने का मतलब हो गया कि आपका ई सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई सेल 0 होने का मतलब क्या है, सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल काम करना आपका बंद कर देगा, सेल स्टॉप्स वर्किंग एंड रिएक्शन विल कम्स at equilibrium, reaction will comes to at equilibrium, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग, जैसे ही सेल आपका काम करना शुरू करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एनोडिक कंपार्टमेंट, पढ़ देता हूं मैं इसे फिर से जो मैंने लिखा, व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेगा, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, व्हाइल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इंक्रीजेज, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा आपका, बढ़ेगा, एक नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड फाइनली बोथ बिकम्स इक्वल, फाइनली दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट इज ई सेल बिकम्स 0, क्योंकि ई सेल कितना हो जाएगा, 0, सेल स्टॉप्स वर्किंग, सेल काम करना बंद कर देगा, एंड रिएक्शन विल बी कम्स टू एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन आपकी कहां पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे।
क्या मीनिंग है, सेल जीरो कैसे हो रहा है, ये कैसे लिखा है मैंने, तो देखो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई सेल निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका लेते हैं हम लोग, एनोड का। ई सेल को हम डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग निकाल लो, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकाल लो, कैथोड का। देखा था हमने ये फॉर्मूला। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को मैं चाहूं तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, तो दिस फॉर्मूला कैन बी आल्सो रिटन एज, यहां से देखो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ही फॉर्म में रहने देता हूं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, केवल साइन का चेंज हो जाता है। तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड, रिडक्शन लिख रहा हूं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का केवल साइन में चेंज होगा। तो अब हो क्या रहा है बेटा, ये इससे ई सेल निकालोगे आप, तो आप एनोड का देखो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगातार क्या होता जा रहा है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगातार आपका आयन बढ़ने की वजह से एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, लगातार कम होती जा रही है। तो ये वैल्यू आपकी लगातार छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कैथोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बिकम्स इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एक वैल्यू कम होती जा रही है, एक बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में आपका ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। और ई सेल जीरो होने का मतलब ही रिएक्शन कहां पे आ चुकी है, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है, ठीक है। चलो, तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है यहां से देख के, एट इक्विलिब्रियम अगर अब मैं पूछूं, एट इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे जो होगा बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड will becomes equal to oxidation potential of cathode, सही है ना। देखो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, सेम, और इन दोनों को सेम होने का मतलब ही क्या हो गया, ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। ये दोनों चीजें सेम होने का मतलब क्या हो गया, ई सेल किसके बराबर, जीरो। तो इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, जीरो। या आप इसको अगर चाहो ना, तो जो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा, आप रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बिकम्स इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, समझे क्या। तो चाहे आप एनोड के फॉर्म में बात करो बेटा, चाहे कैथोड के फॉर्म में बात, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दोनों के लिए बात कर लो, या रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, बात तो एक ही है, साइन केवल चेंज होते हैं। तो इसे माइनस करके लिख सकता था, इसे भी माइनस, तो दोनों से, तो आप या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करो, तब आपका एनोड वाला ऊपर रहेगा, कैथोड नीचे। रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करोगे तो रिडक्शन वाला ऊपर रहेगा और ऑक्सीडेशन कैथोड वाला ऊपर रहेगा और एनोड वाला नीचे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस हमें ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड के इक्वल होता है, और ई सेल की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ ले आपसे। अब अगर नस्ट इक्वेशन से बात किया जाए, हमें तो निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम को। तो अगर नस्ट इक्वेशन से बात करो तो नस्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास नस्ट इक्वेशन होता है। अगर इस नस्ट इक्वेशन को एट इक्विलिब्रियम पे अब लेके जाऊं मैं, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे हमने क्या देखा अभी, ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ई सेल को हम लोग जीरो रख देंगे। ये जो बेटा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो जो होता है ना, किसी भी एट एनी जनरल कंडीशन, उसे क्या बोला जाता है, किसी भी जनरल कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन पे रिएक्शन गिवन हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको हम लोग रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोसेंट। कब बोलते हैं, जब किसी भी जनरल कंडीशन पे बात किया जाए
तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोसेंट, ठीक है कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज द रिएक्शन कोसेंट किसी जनरल कंडीशन पे। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जब आता है तो वही इक्विलिब्रियम पे हमारे लिए इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं रिएक्शन कोसेंट को, ठीक है ना। तो यही हमारा Q किसके बराबर हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को लगा दो और आपको फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किसी भी जनरल कंडीशन पे रिएक्शन कोसेंट कहलाता है, और वही रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हमारे लिए किसके बराबर हो जाता है, K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। तो अब अगर नस्ट इक्वेशन में मैं अप्लाई कर दूं इसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, K इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम। और यहां से हम देख सकते हैं कि लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, अगर इसको लॉग इन दोनों को मैं 0 को हटा लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो E नॉट सेल इज इक्वल टू, E नॉट सेल को इधर भेज दिया, इज इक्वल टू 0.059 बाई n लॉग K इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई हमसे लॉग K इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला पूछ ले तो लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, n E नॉट सेल अपॉन 0.059। तो ये खूब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब देखने काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर, मैंने पहले बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको log K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n E नॉट सेल अपॉन 0.059। आप देख सकते हो केवल आपको E नॉट सेल निकालने की जरूरत है, क्योंकि E सेल तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 0। मैंने काफी टाइम देके समझाया इस चीज को ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ सके कि क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की। तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम ये, और अगर हमसे K इक्विलिब्रियम पूछ ले तो क्या करेंगे, K इक्विलिब्रियम पूछ ले तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा ना, 10 के पावर कितना हो जाएगा, n E नॉट सेल अपॉन 0.059। तो K इक्विलिब्रियम पूछ ले तो ये फॉर्मूला है, और जो कि मैं पहले ही कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खूब क्वेश्चंस इसमें आप देखना बहुत आए एग्जाम के अंदर, है ना, प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको बस E नॉट सेल निकालना है। n तो हमें दिख ही जाता है रिएक्शन को देख के कि 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन कितने का ट्रांसफर हो रहा है, n मिल जाएगा। और E नॉट सेल आप निकाल ही लेते हैं, है ना, दोनों को जोड़ना होता है बस, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को, और तुरंत आपका K इक्विलिब्रियम की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने 3 पैरामीटर्स देखा है। पहला पैरामीटर W निकालना देखा, वर्क कैसे निकालना है, मैक्सिमम कैसे निकालना है वो भी देखा, है ना, NFE, है ना, और डेल्टा G निकालने के लिए माइनस NFE कर देते हैं। और थर्ड पैरामीटर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखा है। तो मैं अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूं जिसमें आपका तीनों जो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं उन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं इसके ऊपर। आपको क्वेश्चन दे रहा है बेटा, फॉर द सेल, एक सेल हमें दे रहा है कंस्ट्रक्ट करके, Fe सॉलिड ऑब्लिक FeSO4 एक्वस डबल वर्टिकल लाइन AgNO3 एक्वस ऑब्लिक Ag सॉलिड। तो ये हमें कंसंट्रेशन सेल इस तरीके का एक सेल बना के दे रहा है फॉर दिस सेल, और इस सेल के लिए डेटा गिवन है आपको, ये सपोज करो आप 0.01 मोलर गिवन है, और इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर गिवन है। नहीं 10 मिनट और लूंगा मैं, 10 मिनट में हो जाएगा, हाँ खत्म है, लास्ट क्वेश्चन बस। तो इस सेल के लिए अगर बात करो तो हम लोग ये सेल देख रहे हैं 0.01 मोलर लिया, AgNO3 का 10⁻³ मोलर दिया है, और साथ में गिवन है अपने पास गिवन है हमारे पास E नॉट ऑफ Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe, इसकी वैल्यू गिवन है अपने पास, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है जो गिवन रहेगा, माइनस का 0.40 वोल्ट, और हमें E नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag ये भी गिवन है, प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन का पार्ट क्या दे रहा है हमें, कैलकुलेट
कैलकुलेट। सबसे पहला पार्ट हमें दे रहा है, दो पार्ट में दे रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट आपको दे रहा है, कैलकुलेट करिए W मैक्स कॉमा W कॉमा डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट ऑफ द above cell in given condition, in above condition या in given condition कर लो, in given condition। जो कंडीशन आपको दिया हुआ है ना सेल का, जैसे कंसंट्रेशन 0.01 दूसरे का 10⁻³ ये सेल आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया है और उसका दोनों का ई नॉट तो बताएगा ही, Fe+2 से Fe Ag+ से Ag, तो हमसे बोल रहा है W मैक्स W डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट ऑफ द अबव सेल इन गिवन कंडीशन। जो दिया है उसमें से कैलकुलेट करिए। और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आपसे बोल रहा है कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव सेल रिएक्शन। जो यहाँ पे सेल रिएक्शन बनेगी उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट करना है। तो ये दो पार्ट है, आप सिंपली ट्राई कर सकते हो एक बार, है ना। को सब चीज दिया है, सेल दिया है, सेल को देख के हमें रिएक्शन लिखने तो आती है, तो हमें दोनों का ई नॉट भी गिवन है। अब थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिंक करो तो फेरस हमारा सीरीज के कहाँ रहता है ऊपर, तो उसका एसआरपी देखो निगेटिव है, और आपका एजी कहाँ रहता है नीचे सीरीज से, तो उसका कैसा है पॉजिटिव है। तो ये सब हमें पार्ट कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कैसे किया जाए इसे, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें सेल को देखते ही, आप इतना तो अब आइडिया लग गया होगा, सेल देखते ही सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, ए नोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना। सबसे पहला काम क्या किया करो, ए नोड हाफ सेल रिएक्शन, और उस पे क्या लिखोगे, ए नोड हाफ सेल रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन लिखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में Fe विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe+2, ऑक्सीडेशन कराना है ना, तो आपका Fe सॉलिड जो है ये आपका कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Fe+2 एक्वस के अंदर +2 इलेक्ट्रॉन। और तुरंत ये लिखने के बाद इसका हम लोग क्या लिखेंगे तुरंत, ई नॉट ऑफ Fe/Fe+2, जिसे हम लोग चाहे तो क्या बोलते हैं इसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि पहले तो ऑक्सीडेशन होता है। तो Fe से Fe+2 कितना होगा, तो +2 से Fe का माइनस में दिया है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा होके प्लस का 0.40 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस था वो कितना हो जाएगा प्लस। और उसके बाद क्या करते हैं, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको आइडिया लग रहा होगा, हर क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है, ठीक है ना। एनोड हाफ सेल की लिखो, फिर कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल में Ag+ विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag, सेल को यहीं से देख के पता चलता है, देखो Fe+2 में जाएगा और Ag+ में जाएगा। इसके सल्फेट और NO3 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो मेटल और उसके आयन से मतलब होता है। तो रिडक्शन की बात करोगे तो आपका Ag+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Ag सॉलिड के अंदर, है ना। Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, Ag सॉलिड। और इसके लिए हमें क्या दिया बेटा, ई नॉट ऑफ Ag+/Ag, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है, प्लस का 0.80, प्लस का 0.80, ठीक है, मिल गया। अब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ें, क्या डायरेक्ट जोड़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मैं ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कर देता हूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो मैंने बताया था एक आध क्वेश्चन पहले भी आपको, तो उसमें पूरे में क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल। अच्छा, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या ई नॉट में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ई नॉट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ई नॉट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। उसको रिएक्शन को आप 10 से 15 से 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ई नॉट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये ऑलरेडी हमने कर रखा था, तो उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं करते, क्योंकि इंटेंसिव है, पहले ही समझाया था मैंने। तो इसको 2Ag+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा आपका, 2Ag सॉलिड, ठीक है बेटा। अब बस जब ये मिल गया तो अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, और इन दोनों को जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो हमारे पास सेल रिएक्शन की अगर अब बात करें, सेल रिएक्शन है ना, मुझे बताने समझाने लिखने में टाइम लग रहा है, आप करेंगे ना क्वेश्चंस को तो फटाफट हो जाएगा आपसे। सेल रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो क्या सेल रिएक्शन आएगा आपका, Fe सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस गिव्स क्या देगा हमें बेटा, Fe+2 एक्वस, ठीक है, प्लस 2
Ag सॉलिड, ये दे देगा हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन दोनों को जोड़ते ही। और यहाँ पे आप इसके लिए आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या है बेटा, एनोड वाला और कैथोड वाला दोनों को बस जोड़ दो, इन दोनों को, मतलब बेसिकली ई नॉट ओपी प्लस ई नॉट आरपी। ओपी कहाँ का, एनोड का, और आरपी कहाँ से, कैथोड से। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.40 और 0.80 सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.20 वोल्ट। सही है कि नहीं, देखो 0.80 0.40 कितना आ जाएगा, 1.20 वोल्ट। तो इतना आपने अगर काम कर लिया है बेटा, ई नॉट सेल आपने एक बार निकाल लिया है, तो आप डब्ल्यू मैक्स निकाल लोगे, एनएफई से निकालना है इसे तो डेल्टा जी नॉट भी निकाल लोगे, उसी के आगे माइनस साइन लगा दोगे। और सेकंड पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव सेल रिएक्शन वो भी निकाल सकते हो। तो पहले मैं सेकंड पार्ट को ही सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक आ रहा है ना। तो के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या करना है, 10⁻n ई नॉट सेल अपॉन 0.059 ये लगाना होता है। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। और इसमें कुछ रटना तो है नहीं, हमें नस्ट इक्वेशन याद ही होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को के इक्विलिब्रियम लिखना है, ई सेल को 0 करना है, तो आपको ये रटना नहीं है, तुरंत आ जाएगा n ई नॉट अपॉन 0.059 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो ये रटो मत, ये आसान फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो 10⁻, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए केवल नस्ट इक्वेशन में ई सेल को 0 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10⁻n की वैल्यू कितनी बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n की वैल्यू कितनी, 2 इंटू ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाला है, कितना आया है 1.2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.059। तो न्यूमेरिकली मैं इसे सॉल्व करने के लिए सिंप्लिसिटी के लिए 0.06 ले लेता हूं, ताकि ऊपर और नीचे 1.2 है तो कैंसिल करने में क्या होगा, काफी इजी होगा। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग 10⁻² इंटू ऊपर 1.2 है, नीचे 0.06 है, तो ऊपर नीचे 100 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, तो नीचे 6 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये 120 हो जाएगा, है ना, और नीचे ये 6 हो जाएगा। सही है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 और ये 6 हो गया। अब आप देख सकते हो ये 6 से कितनी बार में जाएगा, 20, और 22 जा कितना होता है 40। तो के इक्विलिब्रियम का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10⁻40। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे लिए। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻40। तो इक्विलिब्रियम का ये फॉर्मूला है। और आप इक्विलिब्रियम के लिए आपको नस्ट इक्वेशन वगैरह पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें एक बार ई नॉट सेल मिल गया तो हम लोग के इक्विलिब्रियम तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए। सेकंड पार्ट हमने पहले कर लिया क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आसान था। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट भी करना कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ अगर, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या था अपने पास, डब्ल्यू मैक्स, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बेटा डब्ल्यू मैक्स निकाल लेता हूं, क्योंकि डब्ल्यू मैक्स के लिए तो मुझे ई नॉट की जरूरत है, क्योंकि डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या था, ये सब फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो जाते हैं। डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो कितना आ जाएगा, एन की जगह पे कितना रखोगे बेटा, 2, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2। एफ की जगह पे कितना रखोगे, तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम, है ना, इतना लेना है 96500 एफ की जगह पे, फैराडे की जगह पे, इंटू ई नॉट ऑफ सेल कितना आया आपका 1.2। तो बस इसका मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। और ये आंसर जो आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, जूल, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल में होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट में भले ही लिख देता हूँ साइड में, आपको 1 फैराडे कभी भी मिले तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। ठीक है, तो आपको एफ की जगह पे 96500 को रखना होता है। चलो ठीक है, तो ये हमारा डब्ल्यू मैक्स था। अगर आपसे डेल्टा जी नॉट भी पूछा है, देखो डेल्टा जी नॉट भी पूछा है, तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। सही है ना, डेल्टा जी नॉट हमने क्या निकाला था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और जो कि हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू मैक्स। तो जो आपने वर्क का आंसर निकालोगे उसी के आगे बस क्या डाल दो, माइनस का साइन, -2 इंटू 96500, अभी आप कैलकुलेट कर लेना, इंटू 1.2,
और ये भी यूनिट क्या आएगा, जूल ही आएगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी भी एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट जूल ले लेंगे। ठीक है, अब W और डेल्टा जी ये निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ई सेल की। तो अब इन दोनों को निकालने के लिए, इन दोनों पैरामीटर के लिए मुझे फिर से नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे अब ई सेल की जरूरत है, ना कि ई नॉट सेल की, क्योंकि इनकी जगह पे केवल क्या आ जाएगा, ई सेल। तो अब फिर से लगा लो फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले को लगा लो और ई सेल आप निकाल लो W और डेल्टा जी के लिए, है ना। तो W और डेल्टा जी और ये सब चीजें कब निकालोगे, जब आप इक्विलिब्रियम नहीं है ना। तो ये निकालो, कैसे निकलेगा, तो आप बस डाल दो यहाँ पे वैल्यूज बेटा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह पे कितना आया है 1.20, तो ये हो गया 1.20 माइनस 0.059 बाई, तो 0.06 ले लेता हूं न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और n की जगह पे कितना 2 रख देंगे, और log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या आएगा, ये सेल रिएक्शन थी तो प्रोडक्ट मतलब सॉलिड तो आते नहीं, ये भी सॉलिड नहीं, ऊपर आएगा Fe+2, नीचे आएगा Ag+, और आगे कोएफिशिएंट 2 लगाए तो 2 का स्क्वायर, मतलब ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2। ठीक है ना, प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं आएगा, और नीचे रिएक्टेंट का मतलब क्या आएगा, Ag+ के पावर 2, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ के पावर कितना 2, इस तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 लगाए, तो बस इसे सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर। अब तो 1.20 माइनस 0.03 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, क्वेश्चन मैंने हटा दिया, अभी मैंने दिया था कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 कितना दिया था आपको, 0.01 दिया था मैंने, है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ क्वेश्चन में दिया है ना, AgNO3 का कितना 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जा रहा है आपका 1.20 माइनस 0.30 इंटू लॉग, देखो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁷, और -7 ऊपर जाके कितना करेगा +7, और ये +7 करेगा, ठीक है ना, -6 नहीं, ये -6 हो जाएगा, और -6 ऊपर जाएगा तो कितना करेगा +6, और पहले से 2 माइनस है, मतलब कितना हो जाएगा 4, मतलब इसको और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये log 10⁻⁴ आ जाएगा ना, तो ये आपका 1.20 माइनस 0.12, मतलब आंसर कितना ये हो जाएगा 1.08 वोल्ट। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.08 वोल्ट, और अगर ई सेल की वैल्यू 1.08 वोल्ट मिल गई है तो आप तो निकाल ही सकते हो ना। क्या निकालना था यहाँ से, आपको दो चीजें निकालनी थी, एक तो W निकालना था, तो W इज इक्वल टू क्या लगा दोगे NF ई सेल। ठीक है, तो बस रख दो वैल्यूज को, n की जगह पे 2 इंटू 96500 इंटू ई की जगह पे 1.08, तो ये आंसर आ जाएगा। और एक चीज क्या निकालना था आपको, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या हो जाएगा -NF ई सेल, तो जो आया है उसी आंसर के आगे बस क्या लगा दो माइनस, तो डेट विल बी -W। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स, 3 चीजें देखी है थर्मोडायनेमिक्स टर्म, और तीनों के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन एक लेके करवा दिया है। कल की क्लास में हम लोग 2 और पैरामीटर्स इसमें बचे हैं, डेल्टा H, डेल्टा S, डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा S एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, और एक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो कल की क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तीनों पैरामीटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल लग गया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।